अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज नहीं करार दे सकता। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाजतनामा मौजूद नहीं। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि वो इजाजत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील से इस्तिफसार किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाजतनामा कानून के मुताबिक नहीं, जिस पर लतीफ खोसा ने हाँ में जवाब दिया और यह कहा कि वो इजाजतनामा दुरुस्त नहीं है। लतीफ खोसा का मजीद ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी थी। सरदार लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। सजा कलअदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिफसार किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज पर क्या फैसला दिया गया, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा बिल्कुल नहीं, जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया था वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी थी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात कुछ दी, जिस पर लतीफ खोसा ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी। ट्रायल कोर्ट के जज ने आपके फैसले को नज़रअंदाज किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा, जिस पर लतीफ खोसा का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया। लतीफ खोसा के मुताबिक उन्होंने इस मौके पर यह जुमला कहा कि क्या फौजदारी तारीख में ऐसा भी कभी हुआ है। हक दिफा ख़त्म करने के ट्रायल कोर्ट फैसले की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुका था। लतीफ खोसा ने शिकवा किया कि चीफ जस्टिस साहब, माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से रोका नहीं। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। मुलजिम को अपने दिफा में गवाह पेश करने से रोका नहीं जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के वकील का मजीद कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने ना सिर्फ मुलजिम के दिफा का हक ख़त्म किया बल्कि ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। ख्वाजा हारिस ने बताया कि उनकी मुंशी का कोई मसला बना हुआ था जिसकी वजह से उनको आने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। ख्वाजा हारिस 12 बजे ट्रायल कोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन जज ने उन्हें कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं। अदालत ने फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। 12:30 बजे फैसला आया और 12:35 पर पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उनके घर के गेट और वॉशरूम का दरवाज़ा तक तोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि हक दिफा से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत है। हक दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। अमजद परवेज का मजीद कहना था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत होने की वजह से ये बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि ये बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच बन चुका है। अमजद परवेज एडवोकेट ने इस मौके पर कहा कि अकाउंटेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता, क्लाइंट ही बताता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद कहा कि सज़ा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो चुका है। सज़ा याफ्ता शख्स जो हैं वो अब रियासत की कैद में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद कर दी जाए, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि कम अज़ कम रियासत को नोटिस करके सुना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि रियासत को नोटिस भी कर दें तो क्या होगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये मैंडेट ऑफ लॉ है कि रियासत को भी नोटिस होना चाहिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें FIR दर्ज हुई थी, इस केस में कोई FIR मौजूद नहीं है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि कानून की मुत्तलिका दोनों शिकें कहती हैं कि रियासत को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। रियासत ने फैसला करना है
कि वो इस फैसले का दिफा करेगी या नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मौके पर मजीद रिमार्क्स दिए कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई, ये मुख्तसर सज़ा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस सज़ा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सज़ा को कम दौरानिए की सज़ा कहकर सज़ा मुअत्तली का कहा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक अहम डेवलपमेंट में चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना रेफरेंस में सज़ा सुनाए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गलतियों की निशानदही पर तबसरा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा के मुताबिक सज़ा के खिलाफ मरकजी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स गुज़श्ता रोज़ हमने देखे और सुने, ऐसा लगा जैसे पूरी अपील का फैसला कर दिया गया है। केस की हियरिंग हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये लगा कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो चेंज हो रही है। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लिखने हैं तो सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर होना चाहिए कि चूंकि मैटर नीचे पेंडिंग है, इसको हम एडजर्न करते हैं, आप कल के लिए आ जाएं या परसों के लिए आ जाएं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये केस है ही कोई नहीं, डिफेंस लिया ही नहीं गया, किस तरह सजा हुई है और इस तरह के रिमार्क, तो ये वो होगा कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ लॉयर, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इश्तर उसाफ साहब। इश्तर उसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये जो तोशाखाना वाला मामला है वो एट अ टाइम ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी काफ़ी उससे भी कंट्रोवर्सी बन गई है, सुप्रीम कोर्ट उधर भी मामला चल रहा है। जो पाकिस्तान बार काउंसिल का आज का वर्जन है कि जी ये ऐसे रिमार्क्स जो हैं वो तो लिटरली ऐसे लग रहा है कि फैसला जो है वो कर दिया गया है। हाउ केयरफुल शुड द ऑनरेबल जजेस बी के रिमार्क्स जब आते हैं तो एहतियात बरतनी चाहिए उनको? ये आज का प्रिंसिपल नहीं है, ये हमेशा का प्रिंसिपल है कि गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए उस जज की जिसके सामने ट्रायल चल रहा है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सुपीरियर जुडिशरी है वो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके ज़िम्मे 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि रहनुमा उसूल वो तय करते हैं, दूसरा उनके कंडक्ट से लोअर जुडिशरी या जो दूसरी जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट, वो सीखते हैं कि अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। और तीसरी बात यह है कि ऐसा नज़र आना चाहिए कि जो जज है वो बिल्कुल मुबर्रा है अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स से। तो वो जब इस तरह की चीज़ें सामने आए कि नज़र ये आ रहा हो कि आप किसी का केस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के ज़रिए चला रहे हैं या आप उसका एक्सपीडिशियस तरीके से चला रहे हैं, तो वो एक मिसट्रायल हो जाता है। लेकिन जब हाईएस्ट जो कोर्ट है आपका, वहाँ से रिमार्क्स ऐसे आने शुरू हों तो बहुत सारे लोगों के में एक बेचैनी भी आएगी, एक ऐसा इम्प्रेशन आएगा कि शायद मामलात कुछ ठीक नहीं है। और जब आपकी नीयत साफ हो तो क्यों कोई ऐसी बात की जाए जिसकी वजह से लोगों को उंगली उठाने की या बात करने का मौका मिले। एक बहुत पुराना जजमेंट है और वो कुछ ऐसे है, और उसके ऊपर जस्टिस खोसा ने एक आर्टिकल भी लिखा था, और वो ये था कि ए जज हु ओपन्स हिज माउथ शट्स हिज माइंड। जजेस को जो है वो अपनी कलम से बोलना है, ना कि अपनी जुबान से। सो ये चीज़ एक ऐसी है जो हमारे अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रही है और ये नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है, ये जुडिशल नॉर्म्स के खिलाफ है, ये आपके
जो आपका रहनुमा असूल हैं, जिनको आप कॉन्डक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं, उसके भी खिलाफ होता है। सो ये चीज़ वाकई ऐसी है जो तशवीशनाक है। ठीक, अच्छा सर, इसमें अगर गौर किया जाए, क्योंकि मामला अब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस बेंच में शामिल हैं, वो भी सुन रहे हैं, ये जो कल से डेवलपमेंट हुई है, तो अब फैसला तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ हुक्म तो देना होगा, तो एज अ जज क्या वो भी मतलब अंडर प्रेशर तो फील कर रहे होंगे? ये जो आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने तो बड़े वाज़े अल्फाज में कहा, तो क्या ये उनका फैसला भी इससे मुतासिर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बन गया उससे इंप्रेशन कम से कम यही मिल रहा है? जी देखिए, होता ये है कि जब इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ, यानी जो एक केस चल रहा है उसके दरमियान में एक कोई ऑर्डर पास होता है, उसको इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, उसके खिलाफ जब कोई मामला सुपीरियर कोर्ट में जाता है, तो जब भी वो उसके मुतालिक फैसला करते हैं तो उसमें एहतियात बरतते हैं और लिख के देते हैं कि ये इस केस में जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो टेंटेटिव हैं और इनका बिल्कुल भी कोई केस के जो मेरिट्स है उस पर असर नहीं लेना चाहिए। तो ये तो वो हो गया जो वो लिख के देते हैं। जब ज़ुबानी ये चीज़ें हो रही हों तो फिर अवाम में भी एक इज़्तिराब पैदा होता है और ये फिर चीज़ें टेलीविज़न पे, इदारियों में, सोशल मीडिया पे डिस्कस होने लगती हैं। ये इदारों को मजबूत नहीं करती, ये इदारों की को कमज़ोर करती हैं ये बातें, और हमें इस पे एहतियात करनी चाहिए बशमूल मेरे और आपके। ठीक, अच्छा सर, एक और मामला जो चल रहा है, जो शायद वो भी इट माइट एंड अप इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, जो सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान का मामला है, उस पर अब बड़े सीनियर लॉयर्स जो हैं, मैं पिछले 2 दिनों से इस पर बहस चल रही है, डिवीजन ऑफ ओपिनियन हमें इस पर नजर आ रहा है। आपकी नज़र में क्या सदर मुमलिकत ही तारीख डिसाइड करेंगे उनको देनी है, या आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये उनका अब इस्तिकाक? देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं, ये बहस चलती रहेगी और हमेशा मुतजाद आरा आपको मिलेंगी, हमेशा मिलेगी। डॉक्टर्स की भी ओपिनियन जो है वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, लॉयर्स की भी ओपिनियन अगर एक जैसी हो तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में कैसे आए। तो इसको एक साइड पे 1 मिनट के लिए रखते हैं, मैं अब जवाब दूंगा। सवाल मेरे नजदीक ये नहीं है कि तारीख किसने देनी है, सवाल ये है कि कौन सी तारीख होगी, और तारीख जो है क्या उसका तयन करना है। वो किसी ने जिस तरह कोई लॉटरी निकलती है या हैट में से कोई चीज निकाल लें या आप जंतरी में से कोई तारीख निकालें, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना हो सकता है। अगर ऐसा हो तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे नजदीक तारीख का तयन करना एक ऐसा अमल है जिसके अंदर मशावरत, जिसके अंदर अर्करेजी, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनकी इनपुट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। एक पहलू उसका ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, उनमें नाम होता है सदर मुमलिकत का, और उस जो वारंट्स इशू होते हैं किसी की तैनाती के, यानी एम्बेसडर्स को लगाना या इवन सारे जो आपके अटॉर्नी जनरल को लगाना है, आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगाना है, तो नाम तो सदर मुमलिकत का ही इस्तेमाल होता है ना। भले उसके अंदर मुशावरत हो जो कि बाइंडिंग होती है वजीर आजम की, नाम तो सदर का ही है ना। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर सदर के नाम से हो कि जी ये तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इख्तियार नहीं, उनका ड्यूटी है, और उस ड्यूटी में उनको लाजिम है कि वो आइन के तमाम वो मामलात को देख के चलें कि ये सारा कुछ कैसे है। मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही एक ऐसा इदारा है जिसको ना सिर्फ इलेक्शन कराने का हुक्म है आइन के तहत, बल्कि उसके ऊपर एक ड्यूटी कास्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें
मिलके होंगी और मशावरत से होनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, मुख्तसरन आखिर में बताएगा इश्तर उस्ताद साहब कि एक और मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल वाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब एक मुल्क के वजीर आजम और 4 वज़राए आला अगर एक फैसला कर चुके हैं कि जी नई मरदमशुमारी के तहत होंगे इंतखाबात, अब तो चले मामला कोर्ट में है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे सकती है कि नहीं अब पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, हालांकि वो उस वक्त के वजीर आजम का और 4 वज़राए आला का फैसला था? देखिए, वजीर आजम, 4 वज़राए आला और 3 वजीर, ये है हैत CCI की। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को शायद इल्म नहीं है कि पिछला भी जो सेंसस था वो प्रोविजनल था, वो हतमी नहीं था, और ये आपस में तय कर लिया गया था कि इलेक्शंस जो हैं वो भले उसी के तहत होंगे, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था कि ये इस तरीके से आप कर लें। तो जब भी आप प्रोविजनल चीज़ों पे चलेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। दूसरी बात ये है कि आइन का तकाजा भी है कि आप जो है सेंसस करें, उस सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां करें, क्योंकि हल्का बंदियां होंगी तो इलेक्शन होंगे। तो भाई मेरे, इलेक्शंस का होना अज़हद ज़रूरी है। दूसरा, वो शफाफ होने चाहिए, वो काबिल कबूल होने चाहिए सबको, वो स्मूथ होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए, और उसकी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ तरीके से होनी चाहिए। तो वजूहात है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो जाएंगे। पहली कि सेनेट का इलेक्शन सर पे आ रहा है, और दूसरा सदर मुमलिकत की टेन्योर है वो खत्म हो रहा है। सदर मुमलिकत जब एक सिंबल ऑफ द स्टेट है तो वहां पे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का होना मेरे नजदीक बहुत जरूरी है। इसी तरह बहुत जरूरी, इस वक्त नेशनल असेंबली नहीं है, प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं है, और सेनेट भी अगर आधी हो गई तो हम कर क्या रहे हैं? याद रखिए, जो मुसल्लम असूल है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है, और यही आगे भी होना चाहिए कि इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट ही चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही चाहिए। इश्तर उस्ताद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। इश्तर उस्ताद साहब इस मुल्क के सीनियर लॉयर हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। कुछ मामलात पर वो बिल्कुल क्लियर बोल रहे थे, खुसूसन जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स वगैरह हैं, और आपने उनकी राय सुन भी ली, जिनके मुताबिक इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए, रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए इवन रिमार्क्स से भी। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हामिद खान साहब सीनियर लॉयर हैं और अहमद बिलाल महबूब साहब पिल्डेट के सरबराह हैं, वो हमें जो। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हामिद खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के भी सीनियर रहनुमा। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा इलेक्शन की डेट्स तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बुलाया। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें ख़त लिख दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है तारीख देना, तो मैं आपके पास नहीं आ सकता। दोनों में से कौन दुरुस्त है और कौन गलत सिमत में जा रहा है? मैं समझता हूं कि सदर इस मामले में दुरुस्त हैं, क्योंकि सदर जिस शिक की बुनियाद पर ये लोग इकट्ठा कर रहे थे मुशावरत के लिए कि तारीख देनी है, वो आईनी शिक है, आर्टिकल 48 क्लॉज 5। तो जो आइन की शिक होती है वो दूसरे कवानीन, जो आम कवानीन हैं, उनकी शिकों के ऊपर हावी होती है। और अगर कोई शिक किसी और कानून के, जैसे कि यहाँ पर वो इलेक्शन एक्ट का हवाला दे रहे हैं, वो अगर इससे कन्फ्लिक्ट करती हो आइन की शिक से, तो वो शिक जो है उस हद तक, जिस हद तक उसका कॉन्फ्लिक्ट है आइनी शिक से, वो बेअसर हो जाती है। लिहाजा आइन की शिक के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, और उन शिकों को जो कि आइन की शिकों से मुतसादम हैं उनको नजरअंदाज करना पड़ेगा।
इसलिए सदर की ये जो उनका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन खान साहब, जब तक वज़ीर आज़म एडवाइस ना दे सदर को, तो सदर खुद से इलेक्शन रिकॉल नहीं कर सकते। आइन सिर्फ इसी सूरत में इजाज़त देता है अगर वज़ीर आज़म उन्हें कहें। तो इस केस में तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के सदर को इलेक्शन कॉल करने का नहीं कहा, सिर्फ उन्हें ये एडवाइस दी कि आप असेंबली तोड़ दें। इस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल वही बात है, उनके प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी और कि आप असेंबली तोड़ें। अब उसमें दो चीजें हैं। एक सूरत यह है कि जब वो एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करने की और सदर उसकी एडवाइस पर अमल दरामद करते हुए असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर असेंबली जो है सदर की डिसॉल्व की हुई समझी जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि वो नहीं करते डिसॉल्व और 2 दिन तक मामला पेंडिंग रहता है, तो उस सूरत में 48 घंटे के बाद खुद वो असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। वहां पर ये सवाल आ सकता है कि ये क्या असेंबली सदर ने डिसॉल्व की है कि नहीं, या खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई है, और फिर सदर के क्या इख्तियारात है। यहाँ पर तो वाज़ेह सूरत हाल है कि 9 मई को जो है प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की और सदर ने उस एडवाइस को कबूल करते हुए असेंबली डिसॉल्व कर दी। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 48(5) की जो है वो इस पर अप्लाई करेगी। हामिद खान साहब, तोशाखाना केस की बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए ट्रायल कोर्ट के जज साहब के फैसले के बारे में कि जी काफ़ी सारे उसमें नुकाइस हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने ये एतराज़ उन पर हुआ कि आपने तो अपने रिमार्क्स से तकरीबन फैसला ही सुना दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, फिर उन्होंने ये रिमार्क्स भी आए कि कल 1 बजे तक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ना दिया तो फिर हम फैसला कर देंगे। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ी मजम्मत की है कि जी आप मातहत अदालतों या ट्रायल जज के बारे में ऐसे रिमार्क्स आपको नहीं देने चाहिए। और आमतौर पर सर देखा यह गया कि जो भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स होते हैं वो बाज़ औक़ात तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल फैसला हो रहा है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, मतलब जज साहिबान को क्या एहतियात नहीं करनी चाहिए अपने रिमार्क्स में कि उससे ये रिफ्लेक्ट ना हो कि आगे जाके क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आपने कहा कि एहतियात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्जर्वेशन जो हैं उससे तासुर मिलता है कि जज की सोच ये है। तो जजेस को फैसला करने से पहले अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए ओपन कोर्ट में बहुत एहतियात करनी चाहिए। बाहर सूरत ऑब्जर्वेशन वो दे सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन जो है बाइंडिंग नहीं होती जब तक कि उसको आपने फैसले का या अपने ऑर्डर का हिस्सा ना बना दिया हो। तो ये भी चीज देखने वाली है क्या ऑर्डर में ये ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो वो बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है अदालतों। ठीक। अच्छा सर, दूसरा ये कि तोशाखाना केस है, फिर इसी तरह मलिक रियाज साहब वाला 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसके अलावा साइफर वाला मामला है। ये बताइएगा कि इसमें से कौन सा केस जो है, पीटीआई तो इन सारी चीजों को सियासी इंतकाम कहती है, लेकिन तो ये केस बनते ही नहीं, कितना उनके लिए कानूनी पेचीदगियां बढ़ेंगी आगे जाकर? वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस अंदाज से इन केसेस को आगे पीछे लिया जा रहा है, लाया जा रहा है, पब्लिसाइज किया जा रहा है, उससे तो यही तासुर मिलता है कि इन विक्टिमाइजेशन ही इसके पीछे नजर आ रही है। क्योंकि एकदम 150-200 केसेस बना दिए हैं और उनको हर तरह से घेरा जा रहा है उन केसेस के अंदर। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की तारीख में 70 साल से ये खेलें खेली जा रही हैं कि जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के फेवर में नहीं रहता, एस्टेब्लिशमेंट का फेवर अर्न करता है, तो फिर उसको बहुत सारे केसेस में उलझा दिया जाता है और वो विक्टिमाइज से किया जाता है। तो लोगों का जो अगर ये तासुर, मैं ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आम शख्स का भी यही तासुर होगा कि ये तो एक पॉलिटिकल लीडर को, जो कि इस वक्त इसके खिलाफ एक एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोच की
आ रही है उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, जिस तरह माजी में भी होता रहा। लेकिन सर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, चले वो 150-200 केसेस की आप बात कर रहे हैं जिससे आप समझते हैं सियासी इंतकाम उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तो चले साइड पे कर दें, लेकिन 9 मई को जो हुआ तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने तो पीटीआई को नहीं कहा था कि आप आएं और ऐसा करें। फिर वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, बड़ा सीरियस मामला है, आप करीब से उस केस को जानते होंगे। इतनी गलतियां थी और इसके लिए आज जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं हम सबके सामने हैं। देखिए, वो हमेशा इन्हीं चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो 9 मई की जो मामलात हैं, मैं उसमें ये बात करूंगा कि 9 मई को जो वाकयात हुए हैं उसमें इमरान खान साहब तो डिटेंशन में थे उस वक्त, तो किस तरह से उन वाकयात के साथ इमरान खान को कनेक्ट किया गया है, जबकि जब सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को पेश हुए हैं तो उन्होंने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि मैं जब मैं अरेस्ट मुझे कर लिया गया 9 को, उसके बाद से मुझे कुछ खबर नहीं है कि क्या वाकयात हुए। अब मैं जब आया हूँ अदालत में तो मुझे लोगों से ये बात पता चली है, मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है 9 मई के वाकयात से। एक तो दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि 9 मई के वाकयात में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वन सिंगल वर्जन चल रही है, वन साइडेड वर्जन चल रही है। जुडिशियल इंक्वायरी हो, पता तो चले हुआ क्या और कौन जिम्मेदार है, कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। अगर उसमें जो भी कसूरवार हो, चाहे पीटीआई के वर्कर्स हो या दूसरे लोग हो, फिर उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती उन मामलात में, तब तक उनमें एक ही वर्जन और एक ही नैरेटिव के बुनियाद के ऊपर सारे मुल्क में तासुर फैलाना, ये मैं समझता हूँ गलत है। दूसरी बात, जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि वो केस जो कि 190 मिलियन पाउंड का है, वो एक सीरियस केस हो सकता है अगर इसके पीछे ये सारी बैकग्राउंड ना हो कि उनके खिलाफ मुसलसल एक कैंपेन और एक विक्टिमाइजेशन चल रही। फिर उस सूरत में ये समझ में आती है कि हाँ, एक सीरियस केस है, उसको सामने लाया जा रहा। लेकिन जो तासुर ओवरऑल पैदा कर दिया गया है वो तो यही है कि मकसद सिर्फ इनको विक्टिमाइज करना है, और उसमें जो सीरियस केस भी होगा उसके बारे में तासुर ये होगा कि ये गालिबन विक्टिमाइजेशन है। हामिद खान साहब, एक सियासी सवाल का जवाब दीजिए। 3.5 साल पीटीआई का जो दौरे इक़्तिदार रहा, आप बड़े नाकिद भी रहे उनकी पॉलिसीज की भी और परफॉर्मेंस पर भी आपने काफी वो किया, क्रिटिसाइज उनको किया, लेकिन ये वो वक्त था 3-3.5 साल की पॉलिटिकल डायलॉग पार्टी से सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, और जिस तरह हमारी एक सियासत है, रिवायात है, उससे हटकर हुकूमत चलाई गई और मामलात चलाए गए। आज उसका नतीजा यह है कि पीटीआई बिल्कुल अकेली खड़ी है। लेकिन क्या अब भी वक्त है कि पीटीआई की क़यादत को सोचना चाहिए कि बाकी जुमातों से जो मुल्की और कौमी मामलात हैं उस पर डायलॉग करना चाहिए, ताकि ये एक तासुर भी मिल सके कि पीटीआई जो है वो अपनी तमाम जो गलतियां थी, जो अकेले चलने की रविश थी, वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाने की रविश थी, वो अब तर्क कर चुकी है और उसी की वजह से इन्हें नुकसान भी हुआ। देखिए, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि पीटीआई के जो 3.5 साल में बहुत सारे मामलात हैं वो काबिल तारीफ नहीं है, और उसकी वजह से सियासी नुकसान भी पहुंचा है मुल्क के अंदर जी, पीटीआई को भी और दूसरी सियासी कुव्वतों को, जिसकी वजह से गैर सियासी कुव्वतें जो है वो मजबूत हुई हैं मुल्क में और जमहूरियत कमजोर हुई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये रवैया भी गलत है कि किसी और सियासी जमात से बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा डायलॉग जमहूरियत में खुला रहना चाहिए, तो वो भी बात गलत थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ चली गलतियां अपनी जगह सही, लेकिन विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ना तब होनी चाहिए कि ना अब जो विक्टिमाइजेशन हो रही है उसका कोई जवाब। हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना हामिद खान साहब को, वो समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है वो एक सीरियस केस साबित हो सकता है, लेकिन उनकी राय ये है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उससे सियासी विक्टिमाइजेशन जो है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को जवाबी खत तहरीर कर दिया गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात से उन्होंने इनकार किया है। खत के मुताबिक कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असम्बली अगर तहलील करे तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। अगर असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के बाद सदर के आर्टिकल 48(5) का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन की जवाबी खत पर वजारत कानून और इंसाफ से राय मांग ली है। ऐवान सदर की जानिब से सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखा गया है। ऐवान सदर को वजारत कानून और इंसाफ की राय का इंतजार है, जिसके बाद सदर अगला लाएअमल अपना तय करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज JUIF और PTI के वफूद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उनके बकौल असम्बली में ही नई कानून साजी नहीं हो सकती। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा आप आइन की पासदारी करें और मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात कराएं। ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए, और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असेंबली है ना कोई प्रोविंशियल असेंबली है, आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किए मारूफ कॉलमिस्ट हैं पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर मुमलिकत ने एक ख़त लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जवाबी ख़त लिख दिया, वो उनसे मुलाकात नहीं कर सकते और उनकी राय ये है कि इलेक्शन की तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। कौन दुरुस्त है सर और कौन जो है वो गलत सिमत में जा रहा है? आदिल साहब मामला ये है कि ये इस हद तक उलझा हुआ मामला है और हमारे आइन में दोनों तरह की इंटरप्रिटेशंस मुमकिन है। अच्छा, यानी मैं जब आइन को पढ़ता हूँ और जो दोनों ने अपने अपने रीजंस दिए हैं वो दोनों के अंदर किसी हद तक तो वजन नजर आता है। मतलब सदर मुमलिकत जब ये कहते हैं कि आर्टिकल 48 के मुताबिक असम्बली जब डिसॉल्व करे तो मुझे तारीख देनी है 90 दिन के अंदर जी, तो वो भी ठीक लगते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये तो डिसॉल्व आपने नहीं की, ये तो वजीर आजम के कहने पे आपने की है, आप तो जब खुद अपनी डिस्क्रिप्शन में करें डिसॉल्व जैसे आर्टिकल 58 के मुताबिक तो फिर आप 58(2) के मुताबिक तो फिर आपको यहाँ हासिल है कि फिर आप डेट अपॉइंट करें। अब ये दोनों बातों में कौन सी बात सही है, इसके बारे में मुख्तलिफ कानून है और इसमें मुख्तलिफ ही रहेगी, लेकिन फिर आखिरी कोई हुज्जत के तौर पर अथॉरिटेटिव जो राय है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की होगी और सुप्रीम कोर्ट ही को देनी पड़ेगी, क्योंकि वही सरकारी तौर पे इंटरप्रिटेशन वही एक्सेप्ट होती है जो सुप्रीम कोर्ट दे। तो ये दोनों मामले इस वक्त चूँकि दोनों आइन से अपनी अपनी बात को डिराइव कर रहे हैं, एक आर्टिकल 48 से कर रहा है, एक 58 से कर रहा है, और इसलिए ये इख्तलाफ है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। अगर वो 1-2 हफ्ते के अंदर फैसला नहीं करता तो फिर जाहिर है कि फिर तो ये 90 रोज में हो सकते और ये हल्का बंदियों का काम भी आगे बढ़ जाएगा, उसे भी फिर रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो अहमद बिलाल साहब, इससे तो रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो जो इलेक्शन कमीशन ने CCI के इजलास के बाद हल्का बंदियां करनी है वो फैसला भी रिवर्स हो सकता है। आप समझते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म भी दे सकती है कि जिस दिन से असम्बलियां तहलील हुई हैं उसके बाद 90 रोज शुमार करें और हल्का बंदियों को साइड पर कर दें, हालांकि वो तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का और चार वज़राए आला का CCI का फैसला था। जी हाँ, इस हद तक तो मैं भी यकीन रखता हूं कि आइन की जो आर्टिकल 224 में 90 रोज में इलेक्शन करवाने की बात है उसको फौकियत हासिल है, उसके पास उसकी प्रेसिडेंस है, और जो हल्का बंदियों की बात है वो आइन में नहीं लिखी हुई, वो कानून में लिखी हुई है। तो चूंकि कानून में जो लिखा होता है वो आइन के मुकाबले में अगर आ जाए तो आइन को बरतर माना जाता है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि जो आइन में लिखा हुआ है मामला वही दुरुस्त है 90 रोज में इलेक्शन कराने वाला।
हल्का बंदियों की बात जो है बात भी हो सकती है। आइन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको अभी असम्बली की नशिस्तें सूबों के दरमियान तकसीम कर दें नई आबादी के मुताबिक, और वो हो चुकी है। हल्का बंदियों के बारे में आइन में नहीं लिखा हुआ कुछ। तो अहमद बिलाल साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को खुद टेकअप कर सकती है, करना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन जाएगा, अदलिया का दरवाजा खटखटाएगा, या ऐवान सदर जाएगा, क्या होगा आगे? इलेक्शन कमीशन तो नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन को शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी एक इंटरप्रिटेशन करके उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अपना काम शुरू कर चुका है। यानी हल्का बंदियों का काम उनका ख्याल है कि पहले होना चाहिए। हल्का बंदियों के लिए उन्होंने शेड्यूल दे दिया है, कमेटियां बना दी हैं, उसके लिए मैप इकट्ठे कर रहे हैं, और वो 4 माह में उसे मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। अब अगर किसी को इसके ऊपर शिकायत है तो वो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पीटीआई हो सकती है। उन्होंने पहले भी ये बात गालिबन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला ही दुरुस्त नहीं था, क्योंकि उसमें वज़राए आला जो बैठे हुए थे वो निगरान वज़रे आला थे, उनको हक नहीं हासिल था। अगरचे मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन बहरहाल जब वो ये बात चैलेंज करेंगे तो फिर सारी चीज़ें मेरे ख्याल डिस्कस होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सर सवाल ये ना, देखें हर मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और एक सवाल में इस जानिब इशारा भी किया था कि एक तकसीम फिर है, वो वाजे हो चुकी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। अब देखिए चीफ जस्टिस साहब ने कल जो रिमार्क्स दिए तोशाखाना केस के हवाले से, उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल का भी वर्जन आ गया है कि जी वो ऐसे रिमार्क्स हैं जिनसे फैसलों का पहले से ही पता चल जाता है। तो ये तमाम मामले अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो किस किस्म के फैसले फिर एक्सपेक्ट किए जाएं? वहां भी हमने देखा कुछ जज साहिबान पर एतराज़ात किए गए, जिस किस्म के बेंचेस बनाए गए। तो चाहे वो अदालत हो, इलेक्शन कमीशन के मामलात हों, ये मुल्क और कौम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसले उधर चले जाते हैं, आधे लोग मानते हैं फैसले, आधे नहीं मानते। जी हाँ, ये बहरान हमारे यहाँ गंभीर बना इसलिए है कि हम एक इंतहाई शदीद किस्म की पोलराइजेशन के शिकार हैं जी। और ये पोलराइजेशन सिर्फ सियासतदानों में होती तो गनीमत था, कोई बात नहीं थी, ये तो होती रहती है। लेकिन ये पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली तमाम इदारों के अंदर कमोबेश सरायत कर चुकी है, जिसमें अदलिया भी है। तो ये अदलिया के अंदर ये पोलराइजेशन की वजह से कुछ मुश्किलात तो हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसला आखिरी वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई फोरम नहीं है। वो ये सुप्रीम कोर्ट करे, इसके मौजूदा चीफ जस्टिस के ज़माने में हो या अगले चीफ जस्टिस के ज़माने में हो, इख्तलाफ करने वाले भी मौजूद रहेंगे, एतराज़ करने वाले भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हमने काम को आगे बढ़ाना है तो फिर हमारे पास तो फोरम तो यही है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और एक मेहरबानी करें, अगर चीफ जस्टिस साहब उसके लिए फुल कोर्ट बना दें ऐसे अहम फैसलों के लिए, या बड़ा बेंच बना दें कम अज़ कम, तो उसमें एक्सेप्टेंस के और एतराज़ के चांसेस कम होंगे और एक्सेप्टेंस के ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर वही मखसूस 3 मौजूद जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाएंगे और ख़ुद सरबराही करेंगे उसकी, तो फिर उसके बारे में एतराज़ात उठते रहे हैं, अब भी उठेंगे। ठीक सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि हल्का बंदियां भी होंगी नई मर्दमशुमारी के तहत, लेकिन इलेक्शन फिर भी 90 रोज में करवाए जाएं, ये क्या मुमकिन है? हल्का बंदियों का अमल जो कि 3-4 महीनों में मुकम्मल होना है, वो स्पीड अप हो सकता है? वो स्पीड अप नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन शायद स्पीड अप हो जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे कानून में लिखा हुआ है, इलेक्शंस एक्ट 2017 का जो सेक्शन 17 है डिलिमिटेशन से मुतल्लिक, उसमें 1 महीने का टाइम मुकर्रर है एतराज़ात के लिए कि आप अपनी जो प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन है उसको पब्लिसाइज करेंगे और 1 महीने के अंदर एतराज़ात मांगेंगे। तो उसके अंदर 30 डेज फिक्स्ड है, और 30 डेज इस चीज़ के लिए भी फिक्स्ड है कि जब ये एतराज़ात की सबकी सुनवाई आप कर लें तो फिर उसके लिए 30 फाइनल जो डिलिमिटेशन है उसको अनाउंस करें आप 30 दिन के अंदर। तो ये 2 महीने तो फिक्स्ड है, और 15 दिन का टाइम ये भी इलेक्शन रूल्स में दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा, जो डिलिमिटेशन कमेटियों की तरफ से सिफारिशात आएंगी उनको वो 15 दिन में वो रिव्यू करेगा। तो 2.5 महीने तो इसी के अंदर फिक्स हुए हुए हैं, बाकी 1.5 महीना तो कम से कम लग ही जाएगा उसके प्रपोजल्स को तैयार करने में, नक्शे इकट्ठे करने में, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हल्का बंदियाँ होंगी
तो वो 4 महीने का टाइम तो मुनासिब है। लेकिन अगर हल्का बंदियां फैसला हो कि नहीं कराना जरूरी, तो वो फिर ठीक है, फिर तो 90 रोज में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम 90 रोज में नहीं हो सकते। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना, अहम मामला ये है कि अब एक और ये जो सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है और हतमी फैसला शायद वहीं से आएगा। वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉलर की ऊंची उड़ान पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान हुकूमत आ चुकी है, सियासी हैजान भी कम हो चुका है, लेकिन मुल्की मईशत और ख़ासकर रुपए से प्रेशर किसी सूरत कम नहीं हो रहा। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर बढ़ती जा रही है और रुपए मुस्तहकम नहीं हो पा रहा। रोज़ाना डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद सतहों को छू रहा है। इंटर बैंक में सिर्फ आज की अगर बात की जाए तो डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 300 रुपये 22 पैसे की तारीखी बुलंदी छू चुका है, जबकि ओपन मार्केट में केयरटेकर हुकूमत के 14 रोज़ में इंटर बैंक में जो है वो डॉलर 13 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 25 रुपये महंगा हो चुका है। सिर्फ 8 कारोबारी रोज़ में रुपए की कदर 3% गिर चुकी है। माशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कंपनी पर डॉलर्स में मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी हटने और इंपोर्ट पर तमाम पाबंदियां ख़त्म करने से रुपए की जो कदर है, रुपए पर दबाव बढ़ा है, रुपए अंडर प्रेशर आ चुका है और इस कदर में गिरावट से डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ एक बार फिर मुतहरिक भी हो चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत को ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह और क्लियर पॉलिसी वज़ा करनी होगी ताकि मईशत को किसी किस्म के हिजान से बचाया जा सके। इस हवाले से निगरान हुकूमत को भी वाज़ेह और मजबूत फैसले करने होंगे। क्या निगरान हुकूमत रुपए की कदर में मज़ीद गिरावट को रोक सकती है? हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम यकीनी तौर पर उठाने होंगे। क्या मुस्तकबिल में इम्पोर्ट्स पर एक दफ़ा फिर पाबंदी भी आयद हो सकती है? तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बुस्तान साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये क्या हो रहा है, खुसूसन जो पिछले 10-12 दिनों में जितनी तेज़ी से रुपए गिरा, क्या वजूहात उसकी क्या है? ये जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है। सबसे बड़ी वजूहत IMF है और हमारे गले का फंदा बन गया है ये मायदा और ये डॉलर। हुकूमत ने जो है से ये मायदा कर लिया कि डॉलर को हम इंटरवीन नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। और सबसे बड़ा जो मुश्किल फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अब जो है बैंक के फ्री मार्केट के रेट को फॉलो करेंगे, वो भी सिर्फ 1.5% कम रख, इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं रख सकते। ये ऐसी कड़ी शख्स थी कि पूरे कौम को उसने मुश्किल में डाल दिया और हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा ही मुश्किल फैसला आ गया। और ये हुकूमत तो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत है, निगरानी इसके तो करनी नहीं है, इसने निगरानी करनी होती तो ये हाल ना होते। तो अब वैसे भी IMF का वक्त आने वाला है और हुकूमत की कोशिश होगी ये अवेल करें 90 करोड़ डॉलर, तो वो जो मायदे की उसकी पासदारी करें। तो वो इसीलिए जैसे कोई बयान भी नहीं आया अभी तक वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो वो उसकी वजह यही है कि वो जो उन्होंने IMF से मायदे किए हैं उसको उसकी पासदारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें इस वक्त एक मलिक साहब, इस वक्त मार्केट में पैनिक क्यों नजर आ रहा है? और क्या अभी भी वो पैनिक बाइंग भी हो रही है कि लोग कह रहे हैं ये मजीद ऊपर जाएगा तो धड़ाधड़ डॉलर खरीदे जा रहे हैं? ऐसी भी कोई सिचुएशन है? बिल्कुल है इसमें, क्योंकि कुछ तजज़िया नगार जो है वो ये खबरें मुसलसल छाप रहे हैं और अपने तजज़िये पेश कर रहे हैं और मजमून छाप रहे हैं। अगले दिन जंग में भी ये मजमून छपा है कि IMF ने ये शर्त आयद की है कि रुपया जो है आपने 340 तक ले जाना है। ये अलग गलत शर्त, ऐसा कोई मायदा नहीं हुआ। IMF ने यही कहा है जो मैंने पहले बताया। उन्होंने कहा डिमांड और सप्लाई पे आप रेट को बरकरार रखें, इंटरवीन ना करें। उन्होंने कहीं फिगर नहीं दी है कि आप 340 तक ले जाएं। तो ये कहते हैं जलती पे तेल का काम किए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा मीडिया से या ऐसे तजिया निगार से खुदारा मुल्क की बेहतरी के लिए इस तरह के तबसरे न करें। मुल्क की मैशत को, रुपये को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा रहा है। तो हमें जो है इसको हुकूमत मीडिया के जो एडिटर साहबान हैं उनको से भी रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह की खबरें ना छापें जिनका वजूद ही ना हो। तो इससे भी जो है बड़ा पैनिक करेगा। सबसे सियासी काम भी है सदर साहब का जो है, पहले आपको पता ही है उन्होंने बिल पे कहते मैंने साइन ही नहीं किया और बिल कैसे पास हो गया। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया है कि 90 दिन में यकीनी बनाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि दोबारा सियासी इस्तेकाम पर हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ हुकूमत को, जो पहली हुकूमत थी ठीक है वो तो सियासी हुकूमत थी, उनका नारा तो ये था कि हम चार्टर्ड इकानमी करेंगे, लेकिन किया नहीं, नारे लगाते चले गए। अब इस हुकूमत का भी काम है सबको बुलाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए चलो ठीक है मिल के फैसला कर लें। पहले
रियासत है फिर सियासत करें और मुल्क मैशत को मजबूत करें। सुनने में यही आ रहा है कि अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि डॉलर तो अगर आपको $400-500 भी चाहिए तो बाकायदा फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं वो टिकट चेक किया जाता है, पासपोर्ट बाकायदा बायोमेट्रिक। तो ऐसे में फिर लोग कैसे खरीद सकते हैं ये जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं? क्या चेक्स हैं जो अभी भी इन प्लेस हैं और क्या मजीद कुछ पाबंदियां भी लगनी चाहिए? और पाबंदी क्या है? आपको पाबंदी के लिए आपके पास कुछ बचे ही नहीं है कि बायोमेट्रिक आप करा रहे हैं, वीडियो आप बना रहे हैं, तस्वीर उसकी आप बना रहे हैं, सोर्स आप उसका पूछ रहे हैं, पर्पस आप पूछ रहे हैं, और क्या चीज़ है आप उसके पास, आपके पास और क्या बचा है उससे पूछने के लिए? तो अब जो उससे वही लोग ले रहे हैं जो कि सफ़र करना है या जिनकी जेन्युइन ज़रूरत है। बाकी जो होल्डर हैं जो कि पहले से अपने रुपये को डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो ब्लैक मार्केट में चले गए, वो तो हमारे काउंटरों पे आते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईडी दी है ना उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कराना है। वो तो कहते हैं हमारा नाम आने नहीं चाहिए। तो अब सारा उनका रेट क्योंकि ज़्यादा होता है, सारा बिजनेस अब जो है ब्लैक मार्केट में चला गया और हवाला मार्केट में चला गया। जब से हुकूमत ने ड्यूटियाँ जो है 400-500% बढ़ाई हैं, तो अब जो है इम्पोर्टर है और इम्पोर्टर माफिया अलग एक वजूद में आ चुकी है। उन्होंने बैंकों के साथ मिलकर कार्टेल बना लिया है। बड़े जो इम्पोर्टर है वो उनकी एलसीएम खो रही हैं, छोटे इम्पोर्टर की खुल ही नहीं रही, वो मजबूर होने से अब माल खरीदने पे मजबूर हो गए। तो वो अंडर द टेबल सेटलमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपना मुनाफा भी बेहिसाब रख रहे हैं। फिर छोटा इम्पोर्टर उनसे मुनाफे पे लेके आगे बेचते हैं, वो फिर दुकानदार बेचते हैं, सारा बोझ आखिर आवाम पे आता है। उसका नतीजा यही निकलता है, डेली पेट्रोल और बिजली के बिल बढ़ जाते हैं और हुकूमत जो है अपने जितने भी खर्चे हैं अभी अभी भी मलिक साहब क्या अभी भी अफगानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहे हैं? देखो डॉलर तो इस वक्त 15,000 लोग अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से सफर करते हैं। $1,000 उन्हें ले जाने की इजाज़त है। $15 मिलियन तो वैसे ऑफिशियली आपके चले जाते हैं। आज पहली दफ़ा ऐसे हुई, आज डॉलर वहाँ का रेट कम था, यहाँ ज़्यादा था, तो मार्केट में आज सप्लाई भी बढ़ी है क्योंकि यहाँ से आज डॉलर गया नहीं है। तो अमूमन वहाँ रेट ज़्यादा होता था। तो वो मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है कि वहाँ अफगानी और पाकिस्तानी रुपये में ले जाने की डॉलर पे पाबंदी लगा दें, क्योंकि दोनों ये चलते हैं तो हमारा $15 मिलियन सेफ हो जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ का रेट बढ़ा था, वहाँ रेट अब कम है। तो उम्मीद है कि अगर इसी तरह वहाँ रेट कम हो जाता है तो फिर यहाँ से सप्लाई जाना रुक जाएगी, उल्टा वहाँ से आना शुरू हो जाएगी। तो ये है। लेकिन हमें देखो रुपये को जितना हम डिवैल्यू करेंगे इतना ही हमारा नुकसान है, क्योंकि हम इम्पोर्टर करते हर चीज़ हमारी इम्पोर्ट होती है। अभी जैसे अल्लाह ने एक मौका दिया, कोरोना के वक्त टेक्सटाइल हमारी बूस्ट की थी, क्योंकि वो ऑर्डर इंडिया के बांग्लादेश के कैंसिल हुए थे, पाकिस्तान ने अवेल किए। और एक वक्त था कि हमारे पास स्किल लेबर नहीं थी, हमें श्रीलंका से इम्पोर्ट करनी पड़ी। तभी भी वही चावल की जो है डिमांड बढ़ गई। इंडिया ने, दुबई ने और रशिया ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है और वो उसकी कीमत भी इंटरनेशनल मार्केट में $500 हो गई है, 350 से बढ़ के। तो हमें इससे फायदा, पिछले साल तकरीबन $3 अरब हमने एक्सपोर्ट किया है। इस साल $5 अरब का टारगेट रखें। इस तरह गंदम को टारगेट रखें और खाने पीने की चीज़ें जो कि $12 अरब हम सेव कर सकते हैं। या ये वक्त है, इस वक्त अल्लाह ने मौका दिया, इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलें। मलिक बोस्तान साहब सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।